तो आज की क्लास लेना है हमें नवांश कुंडली पे, है ना। बहुत इसके बारे में आप सुनते भी हैं हम काफी कुछ के उसमें, तो काफी महत्व है वैदिक ज्योतिष में, है ना। वास्तव में वैदिक ज्योतिष में क्या है कि नवांश वर्ग कुंडली 16 वर्ग कुंडलियों में से एक चार्ट है। इसको जन्म कुंडली की सप्लीमेंट्री कुंडली भी कहा जाता है। मतलब अगर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली शरीर है तो नवांश को उसकी आत्मा माना गया है ना। जनरली इससे वैवाहिक जीवन के सुख दुख देखते हैं। वास्तव में व्यक्ति का जब परिवार शुरू होता है तो सारा खेल उसके परिवार से मामला से शुरू होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सुख दुख सब वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसको हम D9 भी बोलते हैं। और D9 व्यक्ति के बारे में सभी तथ्यों की जानकारी भी देता है। खासतौर पर हम जो इसका विश्लेषण करते हैं वो विवाह के लिए करते हैं। अब विवाह के लिए जब अपन विश्लेषण कर रहे हैं तो जैसे किसी के भी चार्ट हम खोल लेते हैं, चाहे तो आप लोग दे दीजिए। हाँ जी गुरुजी, वो हमारी कुंडलियाँ ले लीजिए गुरुजी। हाँ चलिए, आपका देख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। गुरुजी सेव ही हो गए वो। हाँ। हम्म। हम्म। ये 22/7/82। हाँ जी गुरुजी। हाँ, वैदिक में ये। अब ये आ गया नवमास चार्ट। ठीक, यहाँ पे। और ठीक है, ये नवमास। देखिए जितने भी चार्ट हैं सबके सब चार्टों में कुछ कॉमन बातों में का फलित जो है वो पहले दिमाग में लाए। हर एक चार्ट का जो लग्न होता है वो विशेष रूप से बलवान होता है ना। तो उसका बल सबसे पहले आगे। अगर उसका बल अच्छा है तब तो वो चार्ट पूरा ही अच्छा माना जाएगा, पहली बात। फिर बुध की बात करें। बुध जन्म कुंडली में लग्न में अष्टम भाव में कभी शुभ फल नहीं देगा, लेकिन बाकी के 15 चार्ट में वो कहीं पर भी विराजमान हो उस बुध का फल बुरा नहीं माना जाएगा अष्टम भाव में। ठीक है। लग्न में अष्टम भाव में बुरा है, बाकी के 15 चार्ट में कहीं भी अष्टम में बुध है तो बुरा नहीं माना जाता। फिर अब जन्म कुंडली जो है शारीरिक अस्तित्व मानी जाती है। चंद्र कुंडली भी लोग देखते हैं, वो मानसिक स्तर है। जबकि नवाज कुंडली आपका छुपा हुआ भाग्य बताती है ना। ये किए गए प्रयासों का परिणाम भी बताती है। अब इसमें जैसे हम देखें कि यहाँ पर, अब देखिए जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में है अगर वो उसी राशि में यहाँ भी होता है तो उसको हम वर्गोत्तम बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई दिख रहा है क्या, ये देखिए आप। मंगल गुरुजी, एक तो मंगल है। हाँ मंगल है। मंगल कन्या राशि का है, सही है। ओके। और बस और मंगल ही निकला। और गुरुजी बुध। बुध। बुध भी कर्क राशि में है, लगन कुंडली में भी। हाँ और ये तो ये दो अच्छे हो गए, है ना। ये बात हो गई। अब इसका जो है अब नवाज के भी 3 देवता माने जाते हैं, देव, नर और राक्षस। तो चर नवाज अगर आता है तो उसमें स्थित ग्रह देव ग्रह होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चर राशि आई है चौथे नंबर की, 1 4 7 10, ये चर राशियां होती जी है जी। ना। तो यहाँ पर चर आ गया। तो इसमें स्थित ग्रह देव, ये देव तुल्य फल देंगे आपको। बुध और शनि का फल आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा, है ना। जबकि स्थिर नवांश होता है तो उसमें नर आ जाता है, और द्विस्वभाव अगर आता है तो उसके लिए राक्षस आ जाता है। तो देव नवांश में जो स्थित ग्रह होंगे ना ये आपको शांत और धर्मनिष्ठ बनाएंगे। और संयोग की बात है कि यह शनि बुध का होना अच्छी बात है, दोनों ही बढ़िया फल है। अब वर्गोत्तम ग्रह जो है वो बलि होता है, वो यश और नेम और फेम दोनों मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए यहाँ पर कौन हो गए मेन, बुध और मंगल आपको मेन नेम और फेम देने वाले ग्रह हो गए। हम्म। ये आपको धन समृद्धि प्रदान करेंगे। फिर D9 चार्ट में कोई ग्रह जन्म कुंडली में भी केंद्र या त्रिकोण की राशि में होता है तो वो भी शुभ माना जाता है, ऐसा भी देखा है। अब
विवाह के लिए नवांश जो है एक मुख्य जो है विचारधारा होता है। एक बलि लग्नेश होगा तो वो आपको वैवाहिक जीवन यानी एक सुंदर जीवन साथी अवश्य देगा। अब यहाँ पर लग्न में कौन विराजमान है? दोनों, सॉरी, बुध और शनि। लेकिन इसका लग्नेश कौन है? चंद्रमा। वो कहाँ है? मंगल की राशि में, है ना। और वो शनि से द्रष्ट भले ही है ना, लेकिन अब लग्नेश को देख रहा है वो, और वर्गोत्तम होके देख रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन जो है शांत और सुखी बना रहेगा, ये बात आ गई। ठीक, बलि लग्नेश हो गया तो ये विवाह देगा। अगर यहाँ पर जो है ये शनि जो है चंद्रमा के साथ अगर होता तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता, तब ये विषकुंभ योग बन जाता, तब विवाह देरी से होता है या जीवन साथी में कुछ प्रॉब्लम होती। यहाँ पर अगर राहु आ जाता, राहु आ जाता तो जीवन साथी के किसी अंग में कोई विकार होता है जो दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ विकार, जैसे कि यूटेरस डेवलप ना होना, फैलोपियन ट्यूब बंद होना, या और कोई प्रॉब्लम, ये भी होता है। तो दूसरा भाव, ये जी, चीज आप उसमें भी बताते हैं हमें केपी में, कि जब हम्म भी सेवंथ का सब लॉर्ड, हम्म, सेवंथ भाव का सब लॉर्ड केतु आता है शायद, हाँ और केतु आता, हाँ, तो भी कुछ अंग। तो भी कुछ ना कुछ उसको जीवन साथी के अंग में विकृति हो सकती है जो दिखाई ना दे। कई बार तो देखा है कि दांत आगे पीछे है जी। ना, वो तो चलिए उसका इलाज भी हो जाता है आज की तारीख में। दूसरा भाव, अब ये नवांश कुंडली का जो दूसरा भाव है ये, है ना, अब यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो द्वितीय भाव क्या देता है? विवाह में धन समृद्धि, ये संग्रहित जमा धन का भाव है, संग्रहित धन का भाव। यहाँ पर सूर्य विराजमान है अपनी राशि में, जो कि बहुत शुभ हो गया। ये जीवन साथी की आयु को भी दर्शाता है। अगर ये भाव पीड़ित हो जाएगा, द्वितीय भाव यहाँ पर, तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। तो संयोग से यहाँ ऐसा नहीं। तीसरा भाव, जैसे कि हम जानते हैं प्रयास और पराक्रम का भाव है, तो वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के प्रयास को दर्शाता है ना। यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम होकर बैठा, अब मंगल के साथ यहाँ केतु है, केतु मंगल का रूप धरता है, तो जी। तीसरा भाव यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया है। वैवाहिक जीवन के लिए प्रयास आप बनाए रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया प्रयास है। चौथा भाव चले, अब नवांश कुंडली का चौथा भाव, चौथा भाव क्या बताएगा ये देखते हैं। चौथा भाव वैवाहिक जीवन की खुशियों का भाव है। क्यों? क्योंकि हम इसको सुख का भाव भी तो कहते हैं, है ना। तो ये सुख का भाव हो गया। अब यहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ चला गया? छठे भाव में। ये तो वैवाहिक जीवन की खुशियां आनंद को दर्शाएगा। अगर कोई अशुभ ग्रह जैसे राहु और केतु अगर यहाँ इनमें से कोई एक आ जाता है तो वो जो है वैवाहिक जीवन की खुशियों को कमी भी कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, तो वैवाहिक जीवन की खुशियों में कभी कभी समस्याएं आएंगी, है ना। अब साथ में यहाँ पे गुरु भी विराजमान है अपनी राशि में है। अभी यहाँ भी आते हैं। अब आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम भाव किस चीज का होता है? नैसर्गिक रूप से, संतान का वैसे तो, हाँ, और प्रेम का, बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता। क्रिएटिविटी। तो वैवाहिक जीवन की बुद्धिमत्ता का, कि जातक विवाह के प्रति चिंतित है कि नहीं। अगर यहाँ पर पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा तो जीवन साथी से प्रेम में कमी होगी, विवाह तो बना रहेगा लेकिन उससे कोई विशेष प्रेम नहीं दिखाएगा, ये भी रहता है ना। और यहाँ पर अगर पीड़ित ही हो जाए, यहाँ पर राहु आ जाए, शनि साथ हो, तब तो ये समझिए कि वैवाहिक जीवन को खराब ही कर देगा, ये ठीक नहीं होता। अब तो छठा भाव, छठा भाव रोग ऋण शत्रु बोलते हैं, तो छठा भाव समस्याओं का भी। तो अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का भाव छठा भाव, ये संघर्ष। अगर यहाँ पर बलि है ना, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष नहीं आने देगा। अब यहाँ पर गुरु स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। दूसरा बुद्धिमान ग्रह उसके साथ शुक्र भी है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि शुक्र लग्न कुंडली में छठे भाव में कभी भी शुभ फल नहीं देता है। सबसे बेकार स्थिति है ना शुक्र के छठे भाव में होना। व्यक्ति कितने धनवान वगैरह क्यों ना, अंदर से दुखी रहेगा वो।
ये मैंने अभी तक अनुभव में पाया। तो यहाँ पर ये समझता नहीं आने देता है। सप्तम भाव की बात करें तो ये जीवन साथी के बारे में बताता है कि सप्तम भाव के ऊपर स्वयं शनि की दृष्टि है अपनी ही राशि पर। तो जीवन साथी शांत और गंभीर होगा, है ना। बुद्ध विराजमान है, बुद्धिमत्ता वाला होगा, ज्यादा कम बोलेगा और वैवाहिक जीवन को ठीक से चलाए देगा। तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रह आ जाए या अपने ग्रह पे दृष्टि पड़ जाए तो वो एक अच्छा जीवन साथी देता है। फिर अष्टम भाव किस चीज का है? आयु का। तो ये वैवाहिक जीवन की आयु बताता है ना। अब इसका स्वामी लग्न में चला गया, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय लग्न का स्वामी अष्टम में आ जाए, हम्म। है ना। ये एक अच्छी स्थिति हो गई है। तो विवाह की यहाँ पे आयु है, विवाहिक जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं हैं, अचानक घटनाएं होना, या जीवन साथी के अतिरिक्त किसी अन्य से संबंध बनाना है। तो अगर यहाँ मंगल शुक्र आ जाते हैं तब ये देखा गया है कि व्यक्ति का अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी से संबंध बन जाता है, ऊपर भले ही कितना ही आदर्शवादी क्यों ना हो, वो उसका भाग्य है। फिर आते नवम भाव। नवम भाव वैवाहिक जीवन का आध्यात्मिक पहलू बताता है, धर्म है, विश्वास है। ये पीड़ित ना हो तो अच्छा है। अगर ये पीड़ित हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन में विश्वास ही नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर गुरु की राशि में राहु है। अब राहु को कंट्रोल करने वाला मंगल सामने मौजूद है। किसने बचा लिया? क्योंकि राहु हाथी है तो मंगल अंकुश है। राहु को मंगल ही नियंत्रित करता है। नहीं तो अगर यहाँ पर ना होता तो ये पक्की बात है कि एक और लाइफ में जीवन साथी भी दे देता या हम्म। किसी और से बाहर संबंध बनवा देता। फिर दशम भाव वैवाहिक कर्म का भाव है। तो वैवाहिक जीवन के लिए किए जाने वाले कर्म को दर्शाता है। एक शुभ दशम भाव होगा तो उत्सव और समारोह भी अच्छे होंगे लाइफ में। वैवाहिक जीवन में जो कर्तव्य बनाता है वो भी सही है, सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर पीड़ित हो जाएगा तो उसको ना चाहते हुए भी कुछ अनिच्छित कार्य करना पड़ते हैं जो उसकी इच्छा न हो। ये पीड़ित पति की पत्रिका में मिलते हैं। अब यहाँ पर तो चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह विराजमान है तो ये अच्छी बात है। लग्नेश का दशम भाव में होना ठीक है। जीवन साथी का व्यक्ति को कार्यों में सहयोग मिलता है, सहयोग मिलता है। मान लीजिए कहीं 5-7 दिन के लिए यात्रा पे जाना है, सम्मेलन जाना है, मीटिंग लेने जाना है, या ऑफिस में आप देरी तक बैठे हुए हैं, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं मिलता। ज्यादातर समय यही बीतता है। अब 11वां भाव तो वैवाहिक जीवन का लाभ है, लेकिन ये मांग का भाव भी है, जीवन साथी की मांग का भाव भी है, उसकी शारीरिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का भाव भी है, ये भी है ना। तो अगर यहाँ का स्वामी कौन आ गया यहाँ पे? अब शुक्र की राशि, शुक्र छठे गया, इसका मतलब जीवन साथी कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो है। ये बात कहीं ना कहीं असंतुष्ट जरूर है। फिर अगर अपन 12वें भाव पे आए तो ये वैवाहिक जीवन के यौन सुख या शयन सुख का भाव भी है, और वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए खर्चों का भाव भी है। यहाँ ये अगर भाव पीड़ित हो जाए, है ना, बुरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो विवाह में विच्छेद करवा देता है, जीवन साथी से मुक्ति दिलवा देता है, अलग करवा देता है, ये भी देखा है। हानि, पृथक्करण, कारावास, ये तो पीड़ित। द्वादश भाव अगर नवाज कुंडली में पीड़ित है तो उसको सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो पाती है, उसमें असंतुष्टि रहती है। अब यहाँ का स्वामी बुध वर्गोत्तम होके लग्न में विराजमान है और उसके ऊपर गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि, ये बहुत अच्छा है। तो नितिन जी, आपका बेटा है क्या, संतान? हाँ जी, बेटा। हाँ, वो मुझे लगा इसको देख के। ठीक है जी। तो विवाह का आश्वासन कभी भी देखना हो, अगर वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हो तो हम लग्न चार्ट को तो देखते ही हैं, और लग्न चार्ट के बाद यहाँ देखते हैं। कई बार क्या होता है, लग्न चार्ट में जैसे सप्तम भाव में मंगल शनि पीड़ित है, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि देखिए दोनों विरोधी तत्व वाले ग्रह पीड़ित है। हम्म। तो फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, वर्गोत्तम होके एक तीसरे भाव में चला गया मंगल, तो ये अच्छा हो गया। शनि या लग्न में विराजमान हो गया, अपनी राशि को देख रहा है, तो ये स्थिति अच्छी हो गई है।
तो अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में खराब भाव यानी कि 6, 8, 12 में हो, लेकिन नवांश कुंडली में उसकी स्थिति अलग हो जाती है, तब वो शुभ फल देगा। ये देखा है ना, ये फलों में परिवर्तन कर देता है। ठीक। फिर अब विवाह की जब बात करते हैं तो फिर विवाह के लिए हम आयु की बात करते हैं। आयु के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कम आयु में विवाह हो जाना, है ना, कम आयु में विवाह, या उचित उम्र में विवाह, या विलंब से विवाह, 3 केस बनते हैं। अब जी विवाह की जो उम्र है ये देश काल परिस्थिति पे भी निर्भर करती है। विदेशों में हम जाएं तो वहाँ 50, 60 साल के व्यक्ति का भी विवाह होता है, 70 साल के व्यक्ति का विवाह भी होता है ना। और कुछ देशों में जो है, शायद मुस्लिम कंट्री या कुछ और जगह जो है, 18 साल से कम आयु में भी विवाह हो जाता है। भारत देश में पहले जो परिस्थिति थी, मतलब अपने देश विभाजन से पूर्व, यहाँ 14 साल के अंदर अंदर ही लड़का लड़के का विवाह कर दिया जाता था, बाल जी। विवाह। बाल विवाह। हाँ, ये पुरानी परंपरा चलती थी। फिर बाद में जैसे परिस्थिति बदली, शिक्षा ने बदलाव ला दिया, फिर लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी, लड़कों की 21 कर दी। ये चलता रहता, ये परिस्थिति है। तो नमाज कुंडली में पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि विवाह होगा कि नहीं होगा, आश्वासन है कि नहीं। तो पीड़ित अगर हो जाएगा, अगर नमाज का लग्न पीड़ित है, तो फिर उसके विवाह में विलंब होना स्वाभाविक हम्म। है ना। ये देखा। फिर अगर अब इसका और जो है, हम एक चीज से और अध्ययन करते हैं, यहाँ पे छुपी हुई बात बता रहा हूँ कि नमाज को फिर क्रॉस चेक करके देखते हैं त्रिशांश चार्ट से। त्रिशांश चार्ट में वर्ग कुंडली का लग्न अगर शुभ होगा तो उसका विवाह कम आयु में हो जाएगा। त्रिशांश चार्ट ऐसा भी होता है ना। वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, त्रिशांश, षट्यांश, ये त्रिमांश चार्ट, ये यहाँ पर। 30। हाँ, D30 में इसका लग्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुध विराजमान है ना। उसके ऊपर अब मंगल की दृष्टि भी है। तो ये उचित आयु में विवाह को बताता है, बहुत देरी नहीं होने दी इसने विवाह में। गुरु जी आपका 22 साल, विवाह 22 साल में। 22 साल की उम्र में हो गया है। जी। हाँ, देखिए ना, ये वाला नियम बेटा इससे, शुभ ग्रह की युति यही। तो त्रिशांश चार्ट से ऐसा क्रॉस आता है, ये भी देखा जाता है ना। हमने जब वैदिक ज्योतिष की क्लास करी थी तो हमने सारे ही चार्ट पे अध्ययन करा ही था, एक से लेके पूरे 16 चार्ट के ऊपर। ये अगर त्रिशांश का लग्न पीड़ित हो जाएगा तो ये विवाह में विलंब दर्शाता है। कई बार हमारे पास आता है कि सर इसका सब कुछ अच्छा है, फिर विवाह में देरी क्यों हो रही है, नवमास हम्म। भी अच्छा, ये भी अच्छा। जहाँ त्रिशांश से क्रॉस चेक किया, वो बता देता है कि भैया ऐसा। तो त्रिशांश लग्न पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो उतना ही अधिक विलंब भी होता है, ये भी हमने देखा। तो इस प्रकार से ये हम इसको देख सकते हैं। और दूसरा एक चार्ट देखते हैं, ये आशीष जी का ही चार्ट है, हाँ समराला। जी। हम्म। हम्म, तो आ गया ये रहा ये। गुरु जी दीपक का भी देखना है, ये भी लड़ता रहता है अपनी बीवी से बहुत। हाँ, देखते हैं। देखिए इनके लग्न में यहाँ पे नवमास का लग्न कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा है। तो चंद्रमा अच्छा है ना। तो ये विवाह का आश्वासन देता है और सुंदर जीवन साथी भी देता है और समझदार भी देता है, क्योंकि गुरु ग्रह है वहां पे, 7म भाव में गुरु की राशि। अब यहाँ पर चंद्रमा है, द्वितीय भाव में चले, द्वितीय भाव में तुला राशि पड़ी। क्या द्वितीय भाव पीड़ित है क्या कहीं से भी? हाँ, शनि की दृष्टि है, 8म भाव में शनि विराजमान है, शनि की दृष्टि पड़ रही है ना। तो अभी तो ठीक है, आगे जाके जो है तर्क कुतर्क, वाणी वाणी में झगड़ा होना, और अपना जो बैंक बैलेंस है वैवाहिक जीवन के लिए जो बचत, हाँ, बचत जो की जाती है उसमें समस्या आती है, धन की बचत करने में, क्योंकि उसका भाव है बचत का, यहाँ पर शनि की। तो एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में विलंब होगा, ये हम कह सकते हैं।
तीसरे भाव में सूर्य के साथ राहु आ गया, अब यहाँ पर पीड़ित हो गया तीसरा भाव। तो गुरु वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्रयास करने में जो है बाधा आएगी। एक उस डायरेक्शन में जाएगा तो एक डायरेक्शन में जाएगा। गुरु जी, एक चीज ये, पूछनी थी। एक तो इसका चंद्रमा वर्गोत्तम है, हाँ वो बहुत और अच्छी बात दूसरा, है। तो एक चीज पूछनी, वैसे मंगल नीच का है, नवमांश में उच्च का हो गया है। इसमें क्या कोई फर्क पड़ता है ऐसी बातों से? बिल्कुल फर्क पड़ता है। नवाज में हम्म, यहाँ पर अगर ये पंचम में आ गया बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और उच्च का भी ना हो गया अब उधर नीच का कुंडली में। अब यहाँ बढ़िया हो गया मंगल फल, है हम्म। ना। तो अब ये तो तीसरा भाव प्रयासों में गड़बड़ी। अब यहाँ पर आए चौथे भाव में गुरु विराजमान है ना। तो ये वैवाहिक जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए गुरु अपनी राशि में उत्तम है, ये पीड़ित भी नहीं है। जी। अब आ जाए पंचम भाव। पंचम भाव है ना, ये अपने उत्सवों का भाव, खुशियों का भाव, पंचम भाव। प्रेम और सो। संतान का भाव भी है ना। अब हम्म। इसके ऊपर 7 8 7 8 9 10 शनि की दृष्टि भी पड़ रही है ना। जी। तो यहाँ पर जो है पंचम भाव अगर अच्छा है तो वैवाहिक जीवन की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अब यहाँ हम्म। पर मंगल के साथ शुक्र भी विराजमान है, हम्म। ये अच्छी बात है ना। मंगल शुक्र का यहाँ पर होना प्रेम विवाह को भी बता देता है। हम्म। या तो मंगल शुक्र सप्तम भाव में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, या पंचम में आ जाए तो प्रेम विवाह भी करा देता जी। है ना। और अच्छा है, यहाँ पे कोई बुरा नहीं है। अब छठे भाव में आए वैवाहिक जीवन की समस्या। हाँ, अब इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह की तो दृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ का स्वामी कहाँ चला गया, अष्टम भाव में। नीच का हो गया। हाँ नीच का हो गया। तो ये वैवाहिक जीवन की समस्याओं में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है, कमजोर हो जाने की वजह से। ठीक। सप्तम भाव की बात करें तो वो तो जीवन साथी के बारे में ही बताता है। चंद्रमा की दृष्टि उसके ऊपर, चंद्रमा की दृष्टि, जीवन साथी सुंदर होगा, गोल चेहरा होगा हाँ, गुरु जी, मोटा होके गोल हो गया। ना, गोल चेहरा तो होगा। और वेट बढ़ा। कलर कलर भी साफ है, हाँ, हेयर कलर कलर। भी साफ। हाँ जी, कलर साफ। ये आ गया। अब इधर से चले हम अष्टम भाव। ये अष्टम भाव जैसे मैंने बताया था अभी कि अष्टम भाव क्या बताता है, विवाह की आयु। शनि अगर अष्टम में विराजमान होता है, चाहे लग्न कुंडली में हो चाहे कहीं भी, तो वहां पे वो दीर्घायु बताता है कि ये लंबा चलेगा, है ना। इसके साथ सूर्य नहीं है तो बहस का कोई मुद्दा नहीं है, ये भी ठीक है अष्टम भाव। फिर विवाह में विलंब की भी बात नहीं करता। अब आ जाए नवम भाव, वैवाहिक जीवन की, ये जो है क्या बोलते हैं, भाग्य, आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है। यहाँ केतु है, केतु जो है खुद अध्यात्म का कारक है। तो वैवाहिक जीवन में अध्यात्म या धर्म बना रहेगा, पति पत्नी जो है क्या बोलते हैं आस्तिक रहेंगे। अब यहाँ पर केतु आ जाता है तो गणेश जी की आराधना शुभ फल देती है, ये भी मैंने पाया है वैवाहिक जीवन में। जब भी कोई आपको एक गणेश जी की खाली छोटी फोटो या एक मूर्ति रखे अपने पास, मंदिर जहां भी हो, जब भी कहीं से पैसा आए पहले गणेश जी को अर्पित करें फिर उठाओ, तो आपके पास देखिए धन बढ़ती चला जाएगा। अब आ जाते हैं दसम भाव। दसम भाव वैवाहिक जीवन के कर्म है, और शुभ दशम भाव। तो दसवें इसका पंचम में होना बहुत बढ़िया है कि वैवाहिक जीवन में जो है उत्सव बनते रहेंगे। कोई न कोई छोटे मोटे घर में मांगलिक कार्य चलते रहेंगे, चाहे अपन सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना करा लें। ये 11वां भाव लाभ का है, जीवन साथी की मांगों का भाव है। यहाँ का स्वामी कौन, चंद्रमा लग्न में है, ये संतुष्टि को दर्शाता है, बहुत बढ़िया बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब चंद्रमा, इसके ऊपर कोई और की दृष्टि तो नहीं है, नहीं है। इसका लग्न इसका पंचम भाव, ये भी ठीक है। यानी व्यक्ति अगर कमजोर भी होगा साथी की मांग को पूरा करने में, चाहे वो भौतिक हो कि शारीरिक हो, तो भी जीवन साथी उससे नाराज नहीं होगा। 12वां भाव अपने वैवाहिक जीवन के खर्चों का भाव भी बताता है ना। पृथक्करण हानि का भाव है। अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी है कि इस भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ है ना, ये राहु के साथ है। यहाँ क्या तो परेशानी देगा गुरु जी?
हाँ, ये अब यहाँ पे परेशानी देता है कि राहु को ही अपने को डाउन करना है। यानी देखिए, जन्म कुंडली में भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। ये वैवाहिक जीवन में विच्छेद दर्शाना, साथी से अलगाव बताना, किसी कारणवश जीवन साथी से दूर चले जाना, है ना, भले कुछ समय के लिए जाए, ये बताता है। तो सूर्य तो अपनी जगह ठीक है मंगल की राशि में, हमें राहु को डाउन करना, राहु को प्रसन्न रखना। राहु कभी शांत नहीं होता, राहु केवल प्रसन्न होता है। शांत दूसरे ग्रह होते होंगे। ये और ये निकल गया 12वें घर इनका। के राहु के साथ, राहु होने के साथ कुछ और भी तो डिफरेंस, कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे राहु होने के साथ ये 12वें घर के राहु। स्वामी के हाँ, साथ हाँ, देखिए राहु क्या करता है, पहली बात, अचानक आकस्मिकता का कोई ग्रह है जो अचानक फल दे देता है, वो राहु है। राहु अनिश्चित है, राहु धुआं हम्म। है ना। ये पता नहीं चल रहा, राहु नशा है, ये नशे का कारक है। तो अगर ये नशा करेंगे तो इनके द्वारा वैवाहिक जीवन में किए गए जो अच्छे प्रयास चल रहे हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है। और गुरुजी, और तीसरे घर में सूर्य राहु क्या फल दे रहे हैं इसकी कुंडली में? अब यहाँ पर वही बात है ना, तीसरा भाव प्रयासों का भाव है। अब यहाँ पर पीड़ित हो गया, तो हम्म। वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्रयासों में कमी आएगी। तो कभी भी कमी। इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए जीवन साथी पे। अगर गुस्सा हुआ, बात बढ़ गई, तो फिर क्या होता है, राहु है वो अचानक हाथ उठा दे जीवन साथी पे। ऐसा भी होता है। अभी तो खैर ठीक है, नया नया मामला है। आगे क्या होगा देखते हैं। क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आता है। बहुत कम लोगों की पत्रिका में देखा है कि वो एक जैसा बना रहे। एक जैसा बनाए रखने के लिए छठा भाव का शुक्र ही जिम्मेदार है। चलिए अब हम्म। इनकी देखते हैं। हाँ जी गुरुजी। हम्म, का हम्म, नाम है गुरुजी दीपक वर्मा। हम्म, जी, हम्म, गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1981, 31/12/1981। हम्म। 17/005, मतलब 17/05, सरहंद। 1705। सरहंद, SIRHIND। एस ए एस आई आर आर गुरुजी, अच्छा, SIR SIR एच, HIND। हाँ, सिरहिंद या जी। श्रीहाली। हाँ जी, पंजाब, हाँ जी, सरहंद। श्रीहंद, श्रीहंद, हाँ जी। हाँ, हाँ, सरहंद। हम्म, हाँ, मिथुन लग्न की पत्रिका है। जी जी। यहाँ पे राहु विराजमान है, तो सामने सूर्य बुध केतु तीनों आ गए। मंगल शनि चौथे भाव में आ गए, तो मंगल यहाँ शुभ फल नहीं देगा इनको, है ना। शुक्र अष्टम में कोई बुरा नहीं है। गुरु जी, आप दूसरा, ऑलवेज कहते हो लड़की की कुंडली में मंगल चौथे बुरा ही होता है, वहां मतलब क्या नुकसान करता है गुरु जी ये? ये सर, एक तो माता का भवित होता है, तो जीवन साथी से कभी सास बहू में झगड़ा होता है तो माता का पक्ष अधिक लेगा वो। दूसरा, जीवन साथी पे शक करने की आदत भी होती है, गुरु जी, ये माता से ही खुद अलग हो बिगाड़ता गया। है। ये माता से ही अलग हो गया है। किस लिए? जीवन साथी के कारण बनती नहीं थी। माता थोड़ी डिप्लोमेसी ज्यादा थे, तो इसलिए ये माता से ही अलग। हाँ। तो फिर शनि ने काम दिखाया, भाग्य भाव के स्वामी ने साथ में बैठ के। जी। हाँ, अब शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर भी है, राहु के ऊपर भी है। तो भले ये सीधे साधे दिखते हैं, हे दिमाग के तेज, शातिर दिमाग भी है इनका। हाँ जी गुरु जी, है शातिर ही है। हाँ, अच्छा, गुरु इनका पंचम भाव में है। या तो संतान नहीं देता, और संतान होती तो उससे ज्यादा सुख नहीं मिलता है। अच्छा, दो संतान है हम्म, गुरु जी, एक लड़का एक लड़की है। हाँ, तो कोई भी एक संतान से इनको सुख नहीं मिलेगा, मतलब हम्म। साथ नहीं मिलेगा, हम यूं कहेंगे भविष्य हाँ, में। इसने बाहर ही भेज देना है, इसका मन यही है कि विदेश भेज देना। हाँ, सही है। अब इनके नौवां चार्ट को देखते हैं। हम्म, गुरु जी, इसको भी वो मंगल का उपाय करना चाहिए, शमशान वाला।
हाँ सुबह उठ, हाँ एक मुट्ठी गुड़ शमशान में डाला ना सर, दिन में कभी भी। दीपक चुपचाप नोट कर गए, लो। हाँ इनको आप बता देना वो। अच्छा, अब नवमा चार्ट में देखें, देखिए यहाँ पर जो है राहु मिथुन राशि में, तो यहाँ पे राहु मिथुन राशि में आ गया, उत्तम हो गया जी नवमास में। फिर बिल्कुल। मंगल की बात करें, मंगल शनि कोई ऐसा नहीं, शनि शनि 6 नंबर में है राशि में, यहाँ भी भाग्य जी भाव में बिल्कुल, छह उत्तम नंबर उत्तम, में, ये बहुत भी अच्छा बढ़िया। हो गया, ये अच्छा हो गया। फिर हम्म, सूर्य बुध केतु बुध नौ भी आ गया। नंबर हाँ बुध बुध भी आ केतु गया। भी आ गया। वाह बहुत अच्छा है, केतु भी आ गया है ना, काफी ग्रह वर्गोत्तम आ गए हैं, वाह जी वाह। भाग्य से सब अच्छा चल रहा है अभी। किस्मत नाली चल रहा है गुरु जी ये। किस्मत वाले हैं। अब लग्न देखें आप, नवमास का शुभ ग्रह विराजमान है, तो एक जैसे केसरी योग है ना, गुरु जी, लगन नहीं। हाँ और जो है उचित समय पे विवाह भी बताता है, और अच्छा जीवन साथी भी देता है। हम्म। फिर थोड़ी जल्दी द्वितीय थी इसको भाव, शादी की, इसलिए जल्दी कर ली। कौन सी एज में हुई थी दीपक? 28। 20। हाँ, मतलब 28, 8। 25 से 28 के बीच उचित आयु है पुरुष के लिए, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में चले हम, द्वितीय भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ का स्वामी शनि है, शनि भाग्य भाव में विराजमान है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, धन आता है और अचानक अचानक कोई बड़ा खर्च निकलता होगा, कभी कभी अचानक, जैसे गाड़ी में काम निकल जी आया, मकान में काम निकल जी आया, ऐसा ऐसे ही होता होता है जी। गुरु जी इसके साथ। है। तीसरा भाव वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्रयास है, क्या ये पीड़ित है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है। और साथ कोई बुरा नहीं, इसका स्वामी गुरु, गुरु लग्न में विराजमान है ना, चंद्रमा के साथ, भले ही वो शनि की राशि में है, कोई बुरी बात नहीं। गुरु जी चाहे ये नीच का गुरु है तब भी कोई बात नहीं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म, उसकी स्थिति अच्छी है यहाँ पे। वो 6 8 12 में नीच में होता तो वो बुरा होता। फिर चतुर्थ भाव वैवाहिक जीवन की खुशियों का, क्या चतुर्थ भाव पीड़ित है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, है ना। इसका स्वामी मंगल तो उल्टा शुक्र के साथ पंचम में है। गुरु जी केतु की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे। अच्छा, अगर आप वो पंचम दृष्टि माने तो जी। हाँ, अदरवाइज इनका ही अच्छा है, चतुर्थे जो है पंचम में चला गया शुक्र के साथ, अच्छा है यहाँ पे। तो प्रेम संबंध में कभी कभी क्या थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, असभ्य व्यवहार बताना, एग्रेसिव हो जाना, ये भी बताता है। बताओ जी फिर गुरु जी। मैडम हो जाती है, मैं तो नहीं आता। सब मैडम को दे दिया अपना भाग्य उधर। हम्म, अच्छा, अब आ जाते हैं छठे भाव। छठा भाव वैवाहिक जीवन की अपनी समस्या का, यहाँ राहु विराजमान है, तो अचानक समस्या आएगी, ऐसे नहीं आएगी, है ना, ऐसे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, गुरु जी इसका भी आएगी तो मंगल अचानक शुक्र आएगी। इकट्ठा। हम्म? इसका भी मंगल शुक्र इकट्ठा, प्रेम विवाह हुआ है इसका भी। हाँ बढ़िया है। चलिए, गुरु जी तो इसके यहाँ ने पर अगर, जी, भाग की शादी की थी गुरु जी, वो बताइए कैसे हुआ है भाग की ये शादी इसने? वो तो उधर देखेंगे हम केपी वगैरह से, तभी अच्छा। पता लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, जैसे भाग के शादी की, तो दशा भुक्ति अंतर पर भी डिपेंड करता है वो, विवाह के समय क्या दशा भुक्ति अंतर चल रही थी। अदरवाइज ठीक। यहाँ प्रेम विवाह बताता है, अब उसमें क्या परेशानी आएगी, भाग के करेंगे या मर्जी से करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, ये सब सभी देख सकते हैं ना, विवाह योग्य आयु पे। अब छठा भाव पे देख लिया, यहाँ पे राहु अचानक समस्या देता है ना, लेकिन इस समस्याओं को खत्म भी ये खुद अचानक ही करेगा। फिर सप्तम भाव जीवन साथी के बारे में बताता है, जीवन साथी के भाव पर गुरु और चंद्र की दृष्टि है ना, तो जीवन साथी सुंदर है, समझदार है, ये भी ठीक, पीड़ित नहीं है ये भाव। अच्छा, फिर अष्टम भाव, अष्टम भाव अभी जैसे मैंने बताया था, ये अपना जो है विवाह की आयु को बताता है ना, दुर्घटनाओं को बताता, अचानकता को बताता, यहाँ सूर्य विराजमान है। ये दुर्घटना कोई ना कोई, जैसे कई पति पत्नी गाड़ी पर जा रहे हो, तो दुर्घटना तो जरूर देगा, कभी ना कभी भी।
दूसरा, घर में आग से सावधान रहना, आग से, जीवन साथी को और स्वयं को भी अग्नि का ध्यान रखें, अचानक आग न लगे। फिर यहाँ आते नवम भाव, ये आध्यात्मिक पक्ष बताता है, यहाँ पर शनि विराजमान है ना, तो ये कोई बुरा नहीं है, शनि जहाँ बैठता है वहां अच्छा ही रखता है, तो आध्यात्मिक पक्ष अच्छा है। शनि यहाँ विराजमान है, जीवन साथी पे विश्वास बना रहेगा। दशम भाव वैवाहिक जीवन के लिए किए जाने वाले कर्म है। यहाँ दशम भाव पीड़ित तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10वें शुक्र कहाँ है, पंचम भाव में चला गया मंगल के साथ, तो ये भी कोई बुरा नहीं है। तो वैवाहिक जीवन के लिए किए गए कर्म कर्म भी आपके अच्छे हैं। अब बात करें 11वां भाव, मांग, भौतिक और शारीरिक मांग जीवन साथी के द्वारा, इसके ऊपर मंगल और शुक्र की दृष्टि है, ये बहुत अच्छी। तो इसका मतलब जीवन साथी जो भी मांग मांग करेगा, चाहे भौतिक हो शारीरिक कैसी भी है, वो पूर्ति होगी, लेकिन उसमें विलंब होगा, देरी होगी। उन्होंने कहा अभी कहीं घूमने चलना है, तो आप कहेंगे थोड़ी देर बाद, क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो विलंब का कारक है। 12वां भाव, यहाँ पर बुध और केतु विराजमान। अब केतु के बारे में बोलता ना, जिस भाव में होता है उस भाव संबंधी फलों को वो नष्ट करता है, तो ये अलगाव नहीं होने देगा, हानि नहीं होने देगा, कारावास नहीं होने देगा यहाँ पर। साथ में उसके शुभ ग्रह बुध भी विराजमान, तो ये कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, बढ़िया है आपका। अगर हम अब कृष्णमूर्ति पद्धति से देखने जाएं तो लग्न को हम पहले देखें, लग्न का सबलाड शनि, शनि का स्टार लाट कौन है ये देख लेते हैं, मंगल है। मंगल 9 4 2 3 6 नवम भाव, तो 2 7 11 में से 2 तो आ गया, अच्छी बात है। फिर शनि आ गया, शनि 4 6 8 9 10, अभी तो ठीक है। जब कभी भी शनि की दशा होगी तब ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में प्रेम स्नेह की कमी करेगा। अब सप्तम भाव को देखें, सप्तम भाव का अभी सबलाट वो ये जो लग्न का सबलाट है, और फिर आपके पंचम भाव का भी अब 7 और 5 का संबंध हो गया, 8 और 11 का भी हो गया आपस में, तो ये लव मैरिज को बताता है, 7 और 5 का सबलाट एक हो जाना, ये बात है। तो आज क्या चल रहा है, अभी आपको शनि की ही दशा चल रही है, दशा में फल किसके मिलेंगे, वो उसका स्टार लार्ड जो है शनि का मंगल, ये बताएगा। मंगल बोलता 9 4 2 3 6, भाग्य से अच्छा रहेगा, आप इस दशा में कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, है ना, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब भुक्ति, ये तो लंबी हो गया, भुक्ति अभी आपको 19 सितंबर तक बनी है राहु की, तो राहु को चेक करें, राहु का स्टार लार्ड क्या बोलता है, राहु का स्टार लार्ड है जुपिटर, जुपिटर बोलता है 1 5 7 11, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तो, है ना। संतान का सुख अच्छा चल रहा है, पत्नी का जीवन साथी का सुख अच्छा चल रहा है, कामकाज करेंगे अपना, अभी कोई बिजनेस भी होगा तो कमीशन का पैसा भी मिलेगा आपको। साथ में फिर आ जाता है चंद्रमा, चंद्रमा फिर 1 9 2 3 है, धार्मिक यात्रा तीर्थ स्थानों की यात्रा भी होगी आपकी। गुरु जी ज्यादा कर रहा है धार्मिक यात्रा, हफ्ते में 3 4 दिन इसको जाना पड़ता है पिताम्बरा देवी के, वहाँ हम्म हवन करवाता है, उसी हम्म से बढ़िया खर्चा इसका चलता है घर का। बिल्कुल अच्छा है इनका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल अभी। यहाँ 24 सूर्य का ही चल रहा है अंतर। आज मैं राहु को देखूं तो केतु के नक्षत्र में आ गया है, केतु को देख लें अगर आप तो 7 7 4, फिलहाल ये भी कोई बुरा नहीं है कहीं से कहीं तक, तो ये इनका काम चलता रहेगा, बड़े आराम से लाइफ कटेगी, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक। हम्म, गुरु जी वो भाग के जो शादी करते वो बता देते, कहाँ से वो देखते हैं? उस वक्त जो है दशा भुक्त के अंतर में 3 9 या 3 9 12 आते हैं साथ अच्छा, में, शादी के कौन से भावों के साथ। कौन से साल में हुई थी शादी दीपक? 2008 2008 में देखते हैं, महीना कौन जुलाई, सा? जुलाई। तब शनि की दशा चल रही थी, वो 7 5 8 का भी है, और 5 का
5 7 8 और 11, 1 5 7 8 11 का सबलाड भी है, मंगल के नक्षत्र में है। और मंगल 9 3 आ गए, 9 4 हाँ। 2 3 6 9 3 आ गए हम्म। ये। और 2008, तो 8 में चलते हैं, कब? जुलाई बोल रहे हैं आप? हाँ जी। जी। जुलाई, तो तब से शुक्र आ गया था। शुक्र को चेक कर लेते हैं। शुक्र, शुक्र का स्टार लाट चंद्रमा 1 9 2 3, फिर आ गए सर 2 3 9, 2 3 9 आ गए। फिर आ गए। हम्म। फिर गुरु आ गया 1 5 7 11, विवाह बता दिया उसने। हम्म। ये हो गया। सही है। तो तो दशा भुक्ति में शनि, कुछ 1 3 9 12 या किसी तरीके 3 9 आए तो बंदा हाँ, 2 बाकी 5 7 7 11 के साथ 3 में 3 9 12 आए तो वो घर से दूर जाके शादी करेंगे। हम्म। अभी इनको 26 तक चलेगी दशा शनि की, अप्रैल तक। फिर हम्म। बुध की लंबी दशा चलेगी। तो अब बुध को अगर हम देखें, है ना, तो लग्नेश की दशा कभी वैसे बुरी नहीं होती है। बुध को देखिए तो बुध का स्टार लॉर्ड सूर्य है 8 7 12 4, लेकिन अब हमारा केपी 4 8 केपी 12 आ गया। में 4 8 12 7 आ गया। अब सर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट से सावधान रहना है। गुरु जी फिर कोलेस्ट्रॉल 400 आया है इसका। कितना हम्म है? 400 ही आया था ना? 391। अच्छा। इतना ज्यादा क्यों डिस्कस। हो रहा है भाई? आप आराम ज्यादा करते हैं क्या, एक्टिव नहीं रहते? एक्टिव बिल्कुल सैर नहीं करता कुछ। ये परवाह करना पड़ेगी। अभी से आप वो तली घी में तली हुई 2 लहसुन कलियां खाना शुरू कर दीजिए। जी। लहसुन, लहसुन से ही ये कंट्रोल रहेगा कोलेस्ट्रॉल। जी। और फल खाएं, फल के साथ साथ सुबह आपको ये जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ये जरूर हम्म। खाना है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, जी। अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेंगे। नहीं तो फिर जी। ये हार्ट अटैक दे देगा। और ये ठीक है जी। सूर्य आ ही रहा है, देखिए अब फिर बुध का हम्म। स्टार लॉर्ड सूर्य 4 8 7 12 है, ये अच्छा नहीं है। सूर्य आपको अच्छे फल 4 नहीं 8 देगा। 12। आपको माणिक तो पहनना ही नहीं चाहिए। हम्म। नहीं, वो पहना नहीं हो। हाँ, तो ये सूर्य की दशा में सावधान रहना। मैंने कहा ना, ये 3 चीज बताता है, 4 8 12। हाँ जी, या तो एक्सीडेंट हो गया, एक संबंध एक्सीडेंट टूट हो जाए। गया, प्रेम संबंध टूट जाएगा, या संतान को हानि होगी। जी। जी। ये प्रॉब्लम है। चलिए, इसका देखता, बुध आएगा जब, ये हो गया। गुरु शनि में हाँ, सूर्य जल्दी भी आ रहा है, अप्रैल में भी आ रहा है, इस साल भी आ रहा है इसका। शनि शनि में कहीं में सूर्य, वो एक तो निकल गया नहीं आ, गुरु 2017। जी वो अंतर में देखिए गुरु जी, कहीं आ रहा है, अच्छा, देखिए अंतरा राहु तो भी। अंतरा थोड़े समय की रहती है। ये यहाँ पर, हाँ, ये तो अप्रैल। 24 अप्रैल था। हाँ, तो ये 24 अप्रैल तक थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से सावधान रहें। लेकिन अभी हम ये देखें गुरु जी कि ये भक्ति। कोलेस्ट्रॉल इसी में बाहर आया है। जी, ये जो हाँ। कोलेस्ट्रॉल फाइंड आउट हुआ है इसी अच्छा दशा में अच्छा, हुआ है। इसी समय में तो ये थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और राहु अभी केतु के नक्षत्र में चल रहा है, तो केतु तो फिलहाल 7 7 4। हाँ, ये थोड़ा ठीक नहीं है, सूर्य का नक्षत्र क्योंकि भी वो देख। बाधक भी हो गया है ना, 7वां हम्म। द्विसभाव लग्न की पत्रिका है। हम्म, जी। तो गुरु थोड़ा जी ध्यान सूर्य का रखना है। नक्षत्र देखेंगे हम, सूर्य का नक्षत्र। सूर्य, हाँ, सूर्य का नक्षत्र स्वामी तो शुक्र है। नहीं नहीं गुरु जी, इस समय आजकल ट्रांजिट में। अच्छा, ट्रांजिट में, हाँ, अभी ट्रांजिट में देख लेते हैं। सूर्य अभी चल रहा है शनि के नक्षत्र में। शनि, तो शनि को तो अगर आप देखेंगे तो 4 4 6 8, अब ये छठा भाव आ गया, 4 6 8 9 10। देखिए, बीमारी तो है, लेकिन ये जो 4 और 10 अगर आ जाता है ना, तो उपचार जो है वो काम नहीं आता। यानी अच्छा, डॉक्टर काम अगर कोई नहीं आता। दवाई हाँ, डॉक्टर कोई दवाई वगैरह लिखेगा ना, तो वो लगेगी नहीं शरीर को। ऐसा है। ठीक है, लिखा लिखा होगा डॉक्टर ने, लेकिन ये जो चीज है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये प्राकृतिक चीजों से ही सही रहता है। सही बात तो ये है। और खान पान अगर आपका सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु जी इसको कौन सी पद्धति अच्छी रहेगी इसके लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी,
हाँ, आयुर्वेदा। पंचम भाव का सबलाट शनि है ना। शनि ठंडा है, इनको होम्योपैथी ज्यादा सूट करेगी। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी ले सकते, तो होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा मिलती है। कोई हाँ भी जी है। आपको होम्योपैथी वाला डॉक्टर है वो बता हाँ, देगा। इसको इसको बाय करवा दिए गुरुजी हमने। मैं हाँ ले रहा हूँ 2 दिन से। बिल्कुल, और आपको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, नसों में ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि वेट जी ज्यादा हो जाएगा तो भी तकलीफ देगा। जी हाइट के हिसाब से वेट जो अपन 70 रखें तो ठीक है, और जैसे उम्र बढ़ जाती है तब तो हम कहते हैं भाई 60 से 70 के बीच ही रहे वेट तो अच्छा है। आपने जी देखा होगा जो लोग गुरुजी मुट्ठी के आपने वेट करीब। कैसे मेंटेन किया? मैं तो सर एक टाइम खाना खाता हूँ ना, 4 साल हो गए, और मैं फल अधिक खाता हूँ। कितने बजे गुरुजी खाना खाते हैं आप? सुबह का खाना तो हो जाता है 12 से 12:30 के बीच में, और शाम को तो मैं इसे खाता ही नहीं हूँ। कभी पोहे खा लिए, तो कभी वो गुजराती खमण बना लेते हैं वो खा लिया, खिचड़ी खा ली, फल खा हम्म, लिए, तो ये चलता जो भी है। खाते हैं खाना, बस 12 साढ़े 12 आप जो भी खाते हैं। बस सुबह ही, और नाश्ता वगैरह तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ सुबह, बस वो थोड़ा सा प्रोटीन एक्स पी के निकल जाते हैं, 1 कप। अच्छा, एक कप। हाँ, बाकी क्या चलना फिरना ज्यादा होता है, जैसे हम्म। खड़े रह के ही पढ़ाना है, चलते रहना है। फिर मेरे हम्म। अपनी स्वयं की एक्टिविटी क्या है, भाई हम हम्म। जैसे ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं तो घूमना फिरना करना चलना, तो ट्रैकिंग एक लंबा काम होता है। हम्म। पैदल चलना, एक पैदल दिन चल। में 20-25 किलोमीटर ही चलना, पैदल चलना, सामान लेके वो भी, बिल्कुल। तो स्टेमिना भी बना रहता है और कंट्रोल रहता है। तो सारा खेल खान पान का है, थोड़ा बहुत अपना। मैं तो कहूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 टाइम खाना खाना ही नहीं चाहिए। उस खाने को जो है 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर ले, और थोड़ा थोड़ा लेता रहे तो एनर्जी लेवल बराबर बना रहेगा, शुगर भी नहीं होगी। हाई हम्म। ये सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो दिन में 8 बार खाना खाते हैं। इसका शुगर भी बॉर्डर लाइन पे, एक बार हो भी गई थी इसको, अभी भी बॉर्डर लाइन पे ही है। हाँ, तो शुगर का उपाय तो पक्का है कि रोज सुबह उठते से गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखे, 1 महीने करे, और अगली बार शुगर जाके चेक करवा ले, बिल्कुल कम हो जाएगी। हम ठीक है गुड़ जी। खिला के शुगर कम करेंगे। हम्म। है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। सभी को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम तो आती है। क्या है कि कितना ही भी ये देखा ना आपने, सेलिब्रिटी लोगों को कैंसर होता है, और ये वो लोग हैं जो बड़ा डाइटिशियन को लेकर चलते हैं साथ में, कि स्प्राउट खाएंगे, ये फल खाएंगे, इनको ही कैंसर हो जाता है। कारण क्या है, ये मिट्टी से नहीं जुड़े रहे हैं। हम लोग मटके का पानी पीते हैं, ये लोग ओरा फिल्टर वाटर पानी पीते हैं, है ना। जी तो जो ओरिजिनलिटी उसको खत्म कर देते हैं ये लोग, केमिकल का खाना ज्यादा खाते हैं। तो नेचुरल आप रहना ज्यादा बेटर है, और कुछ नहीं, आपको सब ठीक हो जाएगा। जी फिर अभी ये शनि 1 मिनट, 12वें भाव में चंद्र, शुक्र की दृष्टि डाली। आपकी दाई आंख का नंबर ज्यादा है क्या, राइट आई का? जी फिर आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, आप डॉक्टर को चेक जी कराइए, ड्राई हो रही है। ठीक है तो जी। हाँ, तो उसके लिए जो जो डॉक्टर दवा लिखते हैं दिन में 4 बार आंखों के पानी बनाए रखने के लिए, हमारी भी आंखें ड्राई हो रही। भाई मोबाइल पे लगातार इस पे काम करना, है ना, टीवी देखना या अपने लैपटॉप पे काम करना, तो आंखें ड्राई हो जाती है। जी तो कोई सी भी जो दवा डॉक्टर ने लिखी है उसका पालन करें, वो आप आंखों में डालते रहिए, नहीं तो ये आपका नंबर जी बढ़ेगा। ठीक है जी। ठीक। गुरु जी, ये राइट आई के लिए हमें लेफ्ट, ये मतलब चंद्रमा का वही दूसरा घर देखना पड़ेगा? और दूसरा घर देखा, और मैंने देखा कि अष्टम बैठे हुए शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ रही है। हम्म। तो शुक्र आंखों का वो सुंदरता भी है ना, द्रवी पदार्थ है, लिक्विड। लिक्विड आप ऑलवेज कहते हो, आंखों का हाँ, पानी साधारण मतलब। पानी का कारक जो होता है, साधारण पानी का वो चंद्रमा, हम्म। पर दुनिया का सबसे क्रिस्टल क्लियर वाटर हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है। हम्म। जैसे इंजन में ऑयल रहता है, गियर वेयर को बनाए रखता है, नमी लुब्रिकेट बनाए रखता है, ऐसे हमारी आंखों में भी पानी लुब्रिकेशन बनाए रखता है।
तो वो पानी आज की तारीख में ज्यादा कम हो गया है, मैक्सिमम लोगों की आंखें ड्राई हो रही है। वजह वही है, मोबाइल, बिल्कुल। है ना। आंखों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। पहले तो क्या था, 9 साढ़े 10 बजे सो जाते थे, अब तो 12 1 ही बज जाती है। दीपक थोड़े पिताजी दी अखा अखा च भी लगा है चश्मा? हाँ लगा है जी। हम्म। क्योंकि मैं देख रहा था कि 9th से भी 12 में बैठा है शुक्र। सही है। तो शायद सही। उधर भी काम कर ही रहा होगा वो। हाँ। जी जी लगा। बाकी पत्रिका ठीक है, ऐसी कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है सब। बस सबसे एक ही काम करना, मंगल का उपाय इनको करवा दीजिए। एक हाँ बार तो जी। एक मुट्ठी डालिया है वहां पे शमशान में, गुड़ छोड़ा है। फिर 15 दिन तक सुबह सुबह उठते से गुड़ की छोटी सी डली बिना ब्रश किए मुंह में रख ले, ठीक है जी। है ना। और उसके थोड़ी देर बाद ब्रश करें। 1 महीना आप ऐसा कीजिए, फिर शुगर चेक कराइए, ठीक है फिर जी। बताइएगा। जी चलिए, सब हो गया। हाँ जी, और भी मुझे हाँ। एक तो इसकी वीडियो भेजिएगा सबकी, हाँ, मैं जो भेज प्रैक्टिस दूंगा, बची हुई 2 3 बच्ची को भेज आज दूंगा। लास्ट क्लास थी, क्योंकि एक तो बहुत हाँ, बहुत और भी धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं। वो तो आप हाँ जी ऐसे ही चलता रहता है। हाँ जी हाँ जी। तो जी। वो गुरु जी कोई ऐसा है कि अभी आपका एक बार ये खत्म हो जाए जो नया कोर्स है, हाँ हाँ तो यहाँ कोई संडे के दिन ऐसा रखा जाए कि जब सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं। हाँ, कर एक, लीजिएगा ऐसा, है ना। एक भले ही 15 दिन में एक बार हो, कर हाँ जी हाँ। लेंगे। हाँ, वो कुछ ठीक है, ऐसा हो ठीक। जाए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और ठीक है गुरु जी, प्रणाम।